मैं सुनील जी, खाँटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम छात्रगण जो 10वीं वर्ग में अध्ययनरत हैं, उनके लिए पुनः एक लाजवाब लेक्चर श्रृंखला लेकर के हाजिर हूँ। और इस बार मैं इतिहास के समाजवाद और साम्यवाद के दूसरे भाग के तहत आपको बाकी के लेक्चर श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको कहूंगा कि आप मेरी समाजवाद और साम्यवाद की पहली पार्ट को, पहले भाग को पूरी तरह से सुन ले, शुरू से लेकर के अंत तक। यदि आप अधूरा सुनिएगा तो आपको फायदा नहीं होगा। और एक चीज और, कि पहले भाग में एक त्रुटि हुआ था, मैं उसका करेक्शन कर लेना चाहता हूं। वो त्रुटि ये था कि बोलने के संदर्भ में मिस्टेक से वो निकल गया था कि मैंने कहा था कि 14 जुलाई 1889 को पेरिस में सम्मेलन हुआ था, वो कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में। जी नहीं, कार्ल मार्क्स की मृत्यु 14 मार्च 1883 को ही हो गई थी। जब वो जीवित ही नहीं थे तो उनके नेतृत्व में कैसे होता। उनको एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुई थी और लंदन में उनकी मृत्यु हो गई थी। संजोग है कि थोड़ा तेजी से बोलने के चक्कर में वो मिस्टेक से तो वो कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में निकल गया। अब आता है कि समाजवादी दल को एकताबद्ध करने के लिए कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर के वो सम्मेलन बुलाया था। बाकी सब जानकारी बिल्कुल ठीक है। 14 जुलाई 1889 को हुआ था, बुद्धिजीवियों ने बुलाया था, 400 प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे। 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का फैसला किया गया और 8 घंटे काम। ये सब सारी जानकारी बिल्कुल सही है, इसलिए उस त्रुटि को आप सही कर लीजिएगा। और खास करके बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, लेक्चरर, वो भी हमारे वीडियो को सुनते हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस त्रुटि पर लुंगी उठा करके नाचने लगिएगा। जी नहीं। अब आइए शुरुआत में करता हूं 1917 की बोल्शेविक क्रांति। अत्यंत महत्वपूर्ण ये है। ये 20वीं शताब्दी की 1917 की बोल्शेविक क्रांति 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना है। रूस की क्रांति में, रूस के इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति के कारण कुलीन मीन्स की जिसको कहते हैं इलाइट वर्ग, जो अपने आप को ऊपर समझता है अन्य से, पूंजीपति, जमींदार और पोषक शासक जो थे, अत्यंत क्रूर शासक, जिनका नाम था जार उनको कहा जाता था। ये एक निरंकुश शासक थे रूस के उस समय। उनका नाम जार, याद रखिएगा क्या नाम था, जार। तो जार का शासन का अंत इस बोल्शेविक क्रांति से हुआ था। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का आपको सब्जेक्टिव में यह पूछेगा जी इसका कारण क्या था। तो कारण मूल रूप से ध्यान रखिए कि पहला कारण तो था कि जार के शासक निरंकुश और अयोग्य थे। जार के शासक ये समझते थे कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। जार मूल रूप से रोमनोव राजवंश थे। उनका यह मानना था कि ईश्वर के बाद मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, ईश्वर के बाद मैं ही हूं, और मैंने जो कह दिया, जिस तरह से कह दिया, वही शब्द सही है। वही उनको जनता के भलाई से लेना देना कुछ भी नहीं था, और जो भी उनका विरोध करता था उसको मृत्यु का दंड या उनको कारागार में डाल दिया जाता था। दूसरा कारण था किसान की दयनीय स्थिति। किसान की स्थिति बहुत खराब थी। किसान जो उपज करते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा जार ले लेते थे। अंत में क्या हुआ, जो किसान अपना उपज करना ही छोड़ दिए, कृषि करना ही छोड़ दिया। मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। मजदूरों को 15-15 घंटा, 18-18 घंटा काम करवाया जाता था। उनको सही ढंग से वेतन नहीं दिया जाता था। उनको सही ढंग से पारिश्रमिक नहीं दी जाती थी। मजदूर की स्थिति खराब हो गई थी। उनको संगठन बनाने की कोई इजाजत नहीं थी। चौथा कारण यह था कि औद्योगिकरण से रूस का अछूता रहना। ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो रहा था, अन्य यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिकरण जम करके फलीभूत हो रहा था, लेकिन रूस में इससे अछूता था। रूस अभी भी अपने पुराने पैटर्न पर चल रहा था, और इसके कारण स्वाभाविक है कि जार चूंकि अयोग्य थे, उनको अन्य देशों में क्या किस तरह की घटनाएं हो रही हो उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था, और औद्योगिकरण से वो अछूता थे। परिणाम हुआ कि उनकी सोच, उनका उत्पादन, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस ये पिछड़ा हुआ था। इसके बाद एक पांचवी जो कारण थी वो थी रूसीकरण की नीति। देखिए, ऐसा नहीं है कि रूस में सिर्फ रशियन ही रहते थे। वहां पर फिन, पोलैंड के भी
कुछ वासी आकर के बस गए थे, फिनलैंड के भी वासी बस गए थे, जर्मन के भी वासी बस गए थे, यहूदी भी बसे हुए थे। इन सब की भाषा संस्कृति बिल्कुल अलग अलग थी। तो इसने जार ने क्या क्या कहा, नहीं, रूस में रहते हो तो तुम लोगों को रूस की संस्कृति, शिक्षा, भाषा को अपनाना पड़ेगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि अल्पसंख्यक के बीच हलचल मच गई। उसने कहा कि हम लोग को जबरदस्ती रूसी संस्कृति, भाषा हम पर थोपा जा रहा है। इसके कारण उनके अंदर विक्षोभ की भावना चली आई थी, उनके अंदर असंतुष्टि चली आई थी। और एक और महत्वपूर्ण कारण था कि जापान से रूस का हार जाना। जापान एक छोटा देश था, रूस बहुत बड़ा देश था, लेकिन जार चूंकि अयोग्य थे तो जापान ने रूस को 1905 के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। जब बड़ा देश एक छोटा देश से पराजित हो जाए, ये तो एक बहुत एक सोचने वाली घटना थी कि आखिर ये हो कैसे गई। रूस के लोग समझते थे जब महान है, लेकिन उसकी महानता की हेकड़ी निकल गई। इसके कारण 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे लगाए गए। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर निहत्थे लोग जाने लगे और कहे रोटी दो के नारे लगाने लगे, और उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। परिणाम यह हुआ कि 22 जनवरी को खूनी रविवार, जिसको लाल रविवार के रूप से भी जाना जाता है, चूंकि निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, रक्त से लाल हो गया, इसीलिए उसको खूनी रविवार भी कहा जाता है, 22 जनवरी। और एक और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि रूस में 2 तरह के कैलेंडर प्रचलित हैं। एक है आपका जूलियन कैलेंडर और एक है ग्रेगोरियन कैलेंडर। पहले जूलियन कैलेंडर चला करता था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर अब सब जगह प्रायः वही चलता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे वो आपको रहता है। इसके कारण क्या होगा कि आपको प्रायः रूस की क्रांति में 2 तरह की डेट देखने को मिल सकती है। जैसे देखिए कि ये खूनी रविवार जो हमने बतलाया वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी और जूलियन कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी 1905 को। लेकिन प्राय प्रश्न जो है वो आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही पूछी जाती है। अब अगला हम लोग देखते हैं। अंत में क्या हुआ कि जब ये क्रांति हुई तो सरकार ने झुक करके एक ड्यूमा संस्था बनाया। ड्यूमा संस्था के चलिए हम आप पर विचार करेंगे। लेकिन जैसे ही क्रांति कमजोर हुआ, क्रांति असफल हो गई थी 1905 वाली, तो उसमें कमजोर हुआ, बस उसने ड्यूमा का पावर कम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय बुद्धिजीवी रूस के मार्क्सवाद का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो उसमें योगदान जो आपको दिए टॉल्स्टॉय, बहुत बड़े लेखक थे, और दोस्तोयेव्स्की, तुर्गनेव, लियो टॉल्स्टॉय ने वार और पीस नाम की पुस्तक लिखी थी, जो कि माइलस्टोन है लेखन के क्षेत्र में। इसके बाद रूस में पहला साम्यवादी दल बनाने का श्रेय जाता है प्लेखनोव को। किसको जाता है याद रखिएगा, भूलिएगा तो नहीं। प्लेखनोव कब बनाए थे? 1898 में, भूलिएगा नहीं। और उसका नाम था एशियन सोशल डेमोक्रेटिव। क्या नाम था? एशियन सोशल डेमोक्रेटिव। भूलना मत, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किया था। लेकिन अनुशासन के मुद्दे पर ऐसा हुआ कि 1903 ईस्वी में इसमें फूट पड़ गई, 2 भाग में बट गया। एक हो गया बोल्शेविक और दूसरा हो गया मेंशेविक। याद रखिएगा, बोल्शेविक मीन्स कहते हैं बहुसंख्यक, और मेंशेविक मीन्स अल्पसंख्यक। ये 2 भाग में बट गया। बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति के पक्षधर थे। और एक और कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई थी, ये भी रूस की क्रांति का कारण बनी थी। जार निकोलस द्वितीय हम जानते हैं कि रूस के शासक थे और ये अयोग्य शासक थे। इसने क्या किया कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस को झोंक दिया और इसके कारण और सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सेना को बिना अत्याधुनिक हथियार दिए हुए, बिना उसको प्लान बतलाए हुए उसको झोंक दिया। और उसी बीच में इसकी एक पत्नी थी जरीना। क्या नाम था? जरीना। और उसका एक गुरु था, उसका रासपुटिन। उन दोनों के बीच जब वो चला गया युद्ध की तरफ, जार निकोलस, उन दोनों के बीच इलू होने लगा। इलू बन के प्रेम होने लगा। वो दोनों षड्यंत्र करने लगे। उधर सेना की स्थिति खराब, अत्याधुनिक हथियार नहीं, बुरी तरह से रूस की सेना उसमें उसका नुकसान हुआ। बुरी तरह से रूस की सेना का व्यापक नुकसान हुआ, लाखों के लाख सैनिक मर गए। जब ये खबर रूस को आई तो रूस
और झूठी खबर फैलाता था कि नहीं रूस जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस खबर का जब जनता को वास्तविकता मालूम हुआ तो सड़क पर किसान मजदूर निकल गए, रोटी दो के नारे लगाने लगे। और तब जार ने अपना सैनिक, जो विश्वस्त सैनिक था, उसको कहा गोली चलाओ इन सब किसान मजदूर पर। लेकिन यहां पर प्रो ब्रांसेस्की रेजिमेंट, जो सबसे विश्वस्त सैनिक थी, उसने कहा नहीं अब मैं गोली नहीं चलाऊंगा। उसने विद्रोह कर दिया। परिणाम हुआ कि 12 मार्च 1917 को गद्दी छोड़ करके जार निकोलस द्वितीय भाग गया। और इस तरह से आपको ये 12 मार्च 1917 को ये गद्दी छोड़ करके भाग गया। पुराने यदि कैलेंडर के अनुसार से लीजिएगा तो 27 फरवरी 1917 आप इसको मान सकते हैं। अब अगला आइए, इसके बाद क्या हुआ कि जब वो भाग गया सबसे पहले बुजुर्गुआ सरकार बनी। बुजुर्गुआ सरकार, लेकिन वो भी आपको ठीक से चली नहीं। एक बाद बनी केरेंस्की सरकार, लेकिन उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं थी। रूस के लोग चाहते थे कि हमको सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिले, बल्कि हमको स्वतंत्रता आर्थिक भी मिले, सामाजिक स्तर पर भी मिले। तब बोल्शेविक क्रांति हुआ नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति, ये याद रखिएगा, 1917। बोल्शेविक क्रांति के जनक थे लेनिन। जार के समय में लेनिन को स्विट्जरलैंड निर्वासित कर दिया गया था। लेनिन क्रांतिकारी थे, लेकिन जैसे ही जार निकोलस द्वितीय भागा तो जर्मनी के मदद से लेनिन रूस पहुंच गया। और रूस पहुंचते ही लेनिन ने कहा कि अभी हमारी क्रांति पूरी नहीं हुई है। और उन्होंने एक अप्रैल थीसिस दिया। क्या दिया? अप्रैल थीसिस। तो उसमें उन्होंने चिंतन अपनी बतलाया, जो क्या हमारी क्रांति के चिंतन है। बोल्शेविक क्रांति के बारे में उन्होंने डिटेल बतलाया और जनता और सेना दोनों को उन्होंने साथ लिया। 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक दल ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन और डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया और केरेंस्की डर से रूस छोड़ करके भाग गया। तो यह घटनाक्रम हुई थी। आपको 7 नवंबर 1917 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार और पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917, इस कैलेंडर का डिफरेंस याद रखिएगा। 7 नवंबर 1917 को अब शासन लेनिन के हाथ में चलाया और इसने अपना सर्वेश इसमें, जिसका वो अध्यक्ष स्वयं था, और ट्राटस्की को विदेश मंत्री बनाया। लेकिन लेनिन के समक्ष कई सारी समस्या चले आई। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ब्रेस्टली टोवस्क, उसको पुनः एक बार देख लीजिए कि ब्रेस्टली टोवस्क की संधि किया और इसने जर्मनी को बहुत सारा रूस का 1/4 क्षेत्र दे दिया। इसलिए दे दिया कि जर्मनी से वो चाहता था कि विवाद हम ना करें। इसके कारण इसकी आलोचना हुई। अब उसमें रूस के अंदर गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध में क्या हुआ? अमेरिका, फ्रांस, जापान ये सब हस्तक्षेप करने लगा। तो लेनिन बड़ा साहसपूर्वक उसका सामना किया और ट्राटस्की उसी समय लाल सेना का गठन किया। कौन सेना? लाल सेना, भूलेगा नहीं। अरे अकल के दुश्मन, बोलना मत, लाल सेना नाम है, ठीक। और ट्राटस्की लाल सेना गठित किया और एक गुप्तचर संगठन का नाम था चेका। क्या नाम था? चेका, भूलेगा नहीं, नहीं तो कान के नीचे मैं 10 मारूंगा। चेका नाम था उसका। और ट्राटस्की ने गठन किया था, लाल सेना का गठन किया था और गुप्तचर संगठन का नाम था चेका, जो कि अचानक छापा मारती थी और जो विद्रोही थे, जो षड्यंत्र करते रहते, तो उसको पकड़ करके मारना शुरू की, पकड़ करके उसको कैद करना शुरू की। अब आपका रूस बहुत बड़ा देश बना, जिसको सोवियत गणराज्य का नाम दिया गया और शॉर्ट फॉर्म में उसको यूएसएसआर भी कहते हैं। 18 वर्ष से सभी अधिक उम्र वाले नागरिक को मताधिकार का उसको अधिकार दिया गया। उत्पादन पर निजी स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। उद्योग पर अब मजदूर का नियंत्रण हो गया। बैंक, बड़े बड़े उद्योग, जल परिवहन, रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब बोल्शेविक दल अब साम्यवादी दल बन गया और उसका झंडा था, वो झंडा पर हंसुआ और हथौड़ा के रूप में राष्ट्रीय झंडा बना। अब बड़े बड़े भूस्वामी के जमीन को छोटे छोटे किसानों में बांट दिया गया और तब फिर एक नई आर्थिक नीति लाई गई। ये भी एक बहुत बड़ी सोच थी। नई आर्थिक नीति के तहत
उसका सोच ये था, लेनिन एक स्वप्नदर्शी था, वो विचारक था, वो आगे की सोच लेकर के चलता था। उसने ये सोचा कि हमको मार्क्सवादी मूल्य में थोड़ा सा समझौता करके कुछ व्यवहारिक कदम उठाना पड़ेगा। तो उसने किसान के अनाज पर पूरा सरकारी नियंत्रण न रख करके, न लेकर के, उसके स्थान पर क्या किया, किसान से कुछ टैक्स के रूप में ले लेता था, अब बाकी वो किसान को ही दे देता था। जमीन राज्य का है इस सैद्धांतिक रूप से माना, लेकिन व्यवहार में जमीन किसान का हो गया था। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग अब व्यक्तिगत हो गए। उसके बाद ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से। अब दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद में उत्तराधिकारी के लिए झगड़ा होने लगा कि मैं लेनिन का आगे का उत्तराधिकारी बनूंगा, मैं रूस का सर्वेसर्वा बनूंगा। उस स्थिति में स्टालिन एक आया जो कि बेहद ही कठोर दिल वाला था, और इसको हम कह सकते हैं एक हद तक वो अंदर से निरंकुश भी था, लेकिन उसमें प्रोग्रेसिव सोच वाला था। वो स्टालिन विजयी हुआ, और स्टालिन चूंकि ट्राटस्की उसका कभी कभी विरोध कर देता था, तो उसने ट्राटस्की को भी निर्वासित कर दिया, और चुन चुन करके जितने भी उसके राजनीतिक विरोधी थे सबको उसने मारा, उसकी हत्याएं करवाई, और या तो कुछ देश छोड़कर के चले गए। उसने भाषण की स्वतंत्रता समाप्त कर दी और कुछ लोकतांत्रिक अधिकार भी उसने छीना। लेकिन स्टालिन के अथक प्रयास से उसने क्या किया कि रूस को प्रोग्रेस करने के लिए, रूस को अत्याधुनिक बनाने के लिए उद्योग, कल कारखाना ये सब लगाना शुरू किया, और 3 पंचवर्षीय योजना को इस ढंग से उसने लगाया कि रूस धीरे धीरे औद्योगिक शिखर पर पहुंचता चला गया और महान शक्ति के रूप में बन गया। अब उसकी रूस की इतनी प्रतिष्ठा बढ़ गई कि रूजवेल्ट और चर्चिल के साथ स्टालिन भी आने लगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, चर्चिल जो ब्रिटेन के सर्वेसर्वा थे, और स्टालिन भी अब उनके साथ समकक्ष रूप से अब रूस इतना डेवलप किया। आप समझ सकते हैं कि 1917 में क्या रूस की हालत थी, और आते आते तक आपको 1945 से 50 के दशक में किस तरह से रूस डेवलप कर गया। और रूसी क्रांति का प्रभाव ये पड़ा कि अब शासन श्रमिक सर्वहारा वर्ग के हाथ में आ गया, और विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 भागों में बट गई, एक साम्यवादी विश्व और दूसरा पूंजीवादी विश्व। और इसके बाद रूस की क्रांति से सबक लेकर के कई अफ्रीकन देश, एशियन देश अब उपनिवेश मुक्त होने लगे। और फिर 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव जिसमें रूस के राष्ट्रपति थे, उसमें उन्होंने पेरेस्ट्रोइका लाया। क्या लाया भूलेगा नहीं तो मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। याद रखना कि पेरेस्ट्रोइका, तो पेरेस्ट्रोइका लाया, और मिखाइल गोर्बाचोव के समय में आया था। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ होता है पुनर्गठन। और एक आया जिसको कहते हैं ग्लासनोस्त, उसका अर्थ होता है खुलापन। इसके कारण क्या हुआ कि सोवियत रूस विखंडित हो गया। कई सारे सोवियत रूस के छोटे छोटे जो थे, जो संघ में शामिल थे, वो अलग हो गए, जिसमें आपका अजरबैजान, किर्गिस्तान, बेलारूस कई सारे हैं। वो सब आपको छोटे छोटे देश अलग हो गए, और तब रूस सबसे बड़ा देश के रूप में रह गया। और आज सोवियत संघ विखंडित होकर के रूस सबसे बड़ा देश के रूप में आज भी विश्व में अपना अस्तित्वगत है। तो सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हुआ। कब हुआ? दिसंबर 1991 में। इस तरह से आपका समाजवाद और साम्यवाद का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैं सुनील जी खाटी बिहारी अब आपसे इजाजत ले रहा हूं, और पुनः आप सभी तमाम बिहार के छात्रगण से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम ही है सुनील जी खाटी बिहारी, उसको सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल फ्री है भैया, अरे कोई शुल्क नहीं लगता है। तब उसको आराम से सब्सक्राइब करो, मित्रों में बांट दो, इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और इसी के साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। पुनः मैं आपको अगले जानकारी और से परिपूर्ण मैं आपके अगले लेक्चर सीरीज में मैं आपको बहुत जल्द मिलने वाला हूं। जय बिहार, जय भारत।